नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई पर एनआईए का बहुत बड़ा खुलासा। आईएसआईएस में युवाओं को भेज रहा था पीएफआई। एनआईए ने बताया है कि पीएफआई मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती कर रहा था। आतंकी हमले की फिराक में था पीएफआई। एनआईए ने यह खुलासा किया है। इससे पहले कल अचानक से एनआईए, ईडी और एटीएस की टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर जबरदस्त रेड की गई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के अध्यक्ष समेत तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसके खिलाफ पीएफआई जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इन सब के बीच बड़ा खुलासा यह कि पीएफआई हिंसक हमले करने की तैयारी में था। साथ ही साथ आतंकी संगठन आईएसआईएस में भी युवाओं की भर्ती कर रहा था पीएफआई। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब पीएफआई के लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हिंसा में शामिल रहे हैं। जो लोग आईएसआईएस में शामिल हुए हैं उनके पीएफआई से कनेक्शन निकलकर सामने आते रहे हैं और एनआईए ने इस बात की पुष्टि की है। महाराष्ट्र के पुणे की यह तस्वीर, जहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं पीएफआई के कार्यकर्ता। और अब आपको दिखाते हैं आईएसआईएस के लिए भर्ती का आरोप लगाया। साथ ही साथ पीएफआई के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिमांड पर भी भेज दिया गया है। और इस रिमांड कॉपी में ही वो तमाम बातें मेंशन की गई हैं। कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश की गई। साथ ही साथ रेडिकलाइजिंग एंड रिक्रूटिंग फॉर मुस्लिम यूथ टू जॉइन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएसआईएस, यानी कि आईएसआईएस में शामिल करने के लिए लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था, साथ ही रिक्रूट कर रहा था मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती करने के लिए। पीएफआई पर बहुत बड़ा ये आरोप लगता रहा है। पीएफआई जिसकी जड़ें केरल में हैं, वहां पर अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। केरल के जो युवा आईएसआईएस में शामिल हुए हैं उनके संबंध पीएफआई से निकलकर सामने आते रहे हैं और यही बात इस लेटर में भी लिखी हुई है। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बड़े पैमाने पर 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें ये बड़ी बातें लिखी गई हैं कि पीएफआई मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती कर रहा था। पीएफआई विदेश से फंड भी जुटा रहा है, विदेशों से फंड जुटा रहा है और लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो नजर रखे हुए थी। आतंकी हमले की फिराक में था पीएफआई। पीएफआई कहने को खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन इसके ऊपर तमाम गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई की टेरर फैक्ट्री, आईएसआईएस के लिए आतंकियों की भर्ती का आरोप, अल-कायदा के लिए आतंकियों की भर्ती की, लश्कर-ए-तोयबा के लिए भी आतंकियों की भर्ती की, कट्टरपंथ फैला करके मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने की साजिश रच रहा था पीएफआई। पीएफआई को सिमी का बदला हुआ रूप माना जाता है। सिमी जो कि देश में कई हमले करने का आरोप उसके ऊपर लगता रहा। बाद में इस संगठन ने अपना चोला बदल लिया और पीएफआई नाम दिया गया। पीएफआई देश के अलग अलग जो मुस्लिम संगठन थे उनको मिला करके एक संगठन बनाया गया। कहने को इसकी एक पॉलिटिकल विंग भी है, समाज सेवा का भी काम करता है, लेकिन धर्म परिवर्तन से लेकर लव जिहाद से लेकर तमाम जो गतिविधियां हैं गैर कानूनी, उसमें पीएफआई के शामिल होने की बात सामने आती रही है। और बड़ा आरोप है आईएसआईएस के लिए आतंकियों की भर्ती करने का और ये बात अब एनआईए के हवाले से बताई गई है। इस दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करते हुए नजर आए हैं पीएफआई के सदस्य। पीएफआई देश में अलग अलग बंद के दौरान, अलग अलग विरोध प्रदर्शनों के दौरान, चाहे सीएए का प्रोटेस्ट हो या फिर हिजाब को लेकर के जो हंगामा हुआ, हिंसा हुई, उन सब के पीछे पीएफआई का नाम सामने आता रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि पीएफआई को टेरर फैक्ट्री क्यों कहा जा रहा है, इसके ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं, किस तरह के जो इसके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं। मुस्लिम युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश और जोड़ने की कोशिश गलत तरीके से, धर्म के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश, उन्हें रेडिकलाइज यानी कट्टर पंथ की ओर धकेलने की कोशिश की जाती है। कैंप में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। कहने को यह ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की होती है, लेकिन इस दौरान हमला करना, हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। तैयार लड़ाकों को आईएसआईएस और लश्कर में भेजा जाता है। इन कैंप्स में अलग अलग जगह कैंप में छापेमारी की गई, यहां पे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, बारूद का इस्तेमाल करने की बात सामने आई और यह कैंप जो कि आत्म
आत्मरक्षा के नाम पर, कराटे कैंप के नाम पर इकट्ठा किए गए थे। बिहार के फुलवारी शरीफ में एक ऐसे ही कैंप का पर्दाफाश कुछ ही दिनों पहले किया गया था और इसका मकसद यह था कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राज्य बनाना। कुछ और तथ्य हैं इस संगठन के बारे में, वो भी हम आपको बताते हैं। पीएफआई को टेरर फैक्ट्री कहा जा रहा है क्योंकि यह खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए भारत में आतंकियों की भर्ती कर रहा था, रिक्रूटिंग। अलकायदा के लिए, अलकायदा जो कि ओसामा बिन लादेन का संगठन था, उसके लिए भी भर्ती करता था। लश्कर तैयबा जो कि भारत को लगातार टहलाने की साजिश रचता रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर, वो भी, यानी इन 3 आतंकी संगठनों के लिए रिक्रूटमेंट का काम पीएफआई कर रहा था और इसके लिए विदेशों से बड़े पैमाने पर उसकी फंडिंग भी हो रही थी। अब ये तमाम आरोप, इसी को लेकर के छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की गई है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएफआई पर हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि देश विरोधियों पर एक्शन जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने सवाल किया कि बीते 8 साल में पीएफआई को बैन करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एटीएस और एनआईए के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है। उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल हैं। 4 लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई या जो जांच एजेंसियां कार्य कर रही है और उनके पास अगर साक्ष्य है तो करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो संस्था भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको होनी चाहिए। पर सवाल एक ही है, उसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए कि 8 साल से पीएफआई को बैन करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की। जब आपके पास ये सारे सबूत थे, आप 8 साल से रोज ये बात कहते हो, अभी तक उसको बैन करने की आपने पहल क्यों नहीं करी? क्या ये आपकी डिवाइड एंड रूल राजनीति के खिलाफ है? पीएफआई पर आरोप लगा है कि बड़े पैमाने पर विदेशों से फंड इकट्ठा करता था और इस फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक को फैलाने के लिए, कट्टरपंथ को फैलाने के लिए किया जाता था। कई तरह के आरोप लगे हैं फंडिंग को लेकर, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। पीएफआई और आरआईएफ पर बड़ा एक्शन किया गया है। ईडी पीएफआई और आरआईएफ पर बड़ा एक्शन कर रही है। ईडी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, 68 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच किए गए हैं पीएफआई के। आरआईएफ के 10 बैंक खातों में 9.5 लाख रुपए ये अभी अटैच किए गए हैं। इसके अलावा आरआईएफ पीएफआई की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस पीएफआई जो कि कई और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए काम करता है, आरआईएफ भी उसमें से एक है। साल 2009 से अब तक पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपए आए, 30 करोड़ से ज्यादा नकद जमा करवाए गए हैं और विदेशों से भी बड़े पैमाने पर इसमें फंडिंग की गई है। पीएफआई चंदे के नाम पर जमा करवाती है रकम, साथ ही गल्फ देशों में हवाला के जरिए रकम जमा करवाई जाती है। इसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। 2600 खातों की जांच की जा रही है। 600 खाते इसमें से संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिनकी जांच की जा रही है। कई मस्जिद और मदरसों से भी पीएफआई को फंडिंग होती है। केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पीएफआई का काडर है। गल्फ देशों में काम कर रहे लोग भी इसे फंडिंग करते हैं। कुल मिलाकर के एक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया गया है जिसमें कि काडर भी है और अवैध तरीके से रकम भी आती है और इसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। एनआईए और ईडी की रेड में बड़ा खुलासा, गल्फ देशों से फंडिंग होने का खुलासा हुआ है। देश की कई मस्जिदों और मदरसों से भी पीएफआई को फंडिंग होती है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पीएफआई का काडर है। गल्फ देशों में काम कर रहे लोग फंडिंग करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक निश्चित राशि हर महीने पीएफआई के लिए जमा करानी पड़ती है। और इन तमाम खुलासों के बीच पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए, प्रशासन से भिड़ते हुए, कई जगह हिंसा की गई है। कई जगह ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं केरल में, जहां जो बस ड्राइवर हैं वो हेलमेट पहन करके गाड़ियां चलाते हुए नजर आए हैं ताकि तोड़ फोड़ से अपनी रक्षा कर सकें। यह संगठन जो कहने को सांस्कृतिक संगठन है लेकिन पूरी तरह से हिंसा पर उतारू है। कल जब छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी तब भी एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ हिंसा करने की कोशिश की गई और यहां भी आप देख सकते हैं पुलिस के साथ भिड़ते हुए।
पीएफआई को लेकर अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे बड़ी बात, खुलासा नंबर 1, गल्फ देशों से पीएफआई को फंडिंग हो रही है। इसके बाद खुलासा नंबर 2, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी से भी फंडिंग की जाती है। खुलासा नंबर 3, गल्फ देशों में नौकरी देने वाली कंपनियों का भी पीएफआई लिंक निकल करके सामने आया है। गल्फ के पीएफआई सदस्य करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं। जो लोग वहां नौकरी कर रहे होते हैं वो यूएई, अरब देशों में पीएफआई का हर कैडर 100 दिरहम देता है। उनके लिए यह तय होता है, उन्हें जमा करना ही होगा। इसके अलावा 30,000 से ज्यादा कैडर पीएफआई को फंडिंग करता है, यानी विदेशों से जमकर फंडिंग करता है पीएफआई का कैडर। गल्फ देशों से हवाला के जरिए फंडिंग की जाती है। हवाला जिसमें कि अवैध तरीके से रकम जमा कराई जाती है। पीएफआई को गल्फ से हर महीने 6 करोड़ 61 लाख से ज्यादा की फंडिंग होती है। किताबों के पब्लिकेशन से भी कमाई होती है। कई मस्जिदों और मदरसों से भी पीएफआई की फंडिंग होती है। अलग अलग तरीके से इसकी फंडिंग की जाती है, लेकिन इस फंडिंग का मकसद नेक नहीं है। कहने को समाज सुधार और गरीबों के उत्थान के लिए काम करता है यह संगठन, लेकिन इसका मकसद सीधे तौर पर भारत में अस्थिरता को फैलाना है और 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का मंसूबा भी यह संगठन पाले हुए है। पीएफआई पर एक्शन को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान और बीजेपी के इंद्रेश कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है, या इस पार्टी के लिए ख़तरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी? सारे देश में पीछे जो आतंकी और हिंसक घटनाएं हुई, तन से सर जुदा की, शुक्रवार को पत्थरवार में बदलने की, तो सरकारों के पास प्रमाण है कि पीएफआई के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने तो पहले भी कई संस्थाओं के कहा नहीं है, परंतु देश में आतंकवाद के लिए इस तरह की ताकतें की दखल रही है, कश्मीर में भी, हिंदुस्तान में भी। इसलिए प्रमाण है, उन्होंने उस पर से किया है। परंतु इतना पक्का है, आतंकवाद, नक्सलवाद, पीएफआई और ऐसी कई संस्थाएं और मूवमेंट यह हिंसा के रास्ते पर हैं और एक किस्म से लोगों की लाशें बिछती हैं, घर उजड़ते हैं, जवान लोग चले जाते हैं। इसलिए हिंसा का मार्ग सबने छोड़ना चाहिए और हिंसा का मार्ग छुड़वाने के लिए जो उचित कार्रवाई है वो सरकार कर रही है।